सुनो, ठीक हो जा भाई। कहाँ जा रहा है? सर मॉर्निंग, हाँ मॉर्निंग हो रहा है इनके लिए अभी। देखो, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको शेड्यूल पढ़ा दिया था, कुछ आर्टिकल बता दिए थे। जो आज एक क्लास में बताऊंगा आपको भारतीय संविधान के भाग अर्थात चैप्टर। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 395 आर्टिकल है। 395 क्या है? आर्टिकल है। 22 क्या है? चैप्टर, इसे भाग कहते हैं। और 12 शेड्यूल है। ठीक है। अगर इन्हीं शेड्यूलों में चैप्टर में ए बी सी खंड ए, जैसे कि आपका आर्टिकल जो आपका ये है भाग 4 है। भाग 4 में भाग 4 ए क्या है? मूल कर्तव्य है। इस तरह से का खा गा करके कितना बना दिया गया है? टोटल मिलाकर के 25 भाग है। हाँ, लेकिन हमें मूल संविधान की बात करें तो 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ और 395 आर्टिकल अनुच्छेद है। ठीक, इस प्रकार से हमारा संविधान जो है तैयार हुआ है। कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि कुछ बच्चे जो समझते हैं कि अनुच्छेद को हम धारा कहते हैं। धारा अलग होता है, ठीक, जिसे इंडियन पेनल कोड कहते हैं, आईपीसी, जिसे 1862 में ही बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक, वो आईपीसी सेक्शन अलग है, उसमें भी अब अलग अलग उनकी धाराएं हैं। वो अलग, जैसे आप कोई यूपीएसआई के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उनमें आपका यूपीएसआई में आपके आईपीसी धाराओं के बारे में पूछते हैं। और बेशक दिल्ली पुलिस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कांस्टेबल रैंक की तैयारी करता है, एसआई रैंक की तैयारी करता है, उनको अपने आईपीसी धाराओं के बारे में पता होना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि अनुच्छेद धारा एक ही होता है, लेकिन नहीं, आर्टिकल अलग चीज़ है। और आर्टिकल जो हमारा बना है ये तो इंडियन इंडिपेंडेंट के बाद बना है, लेकिन जो आईपीसी जो धाराएं हैं वो तो आपका जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर राज करे तभी बना था। ठीक, वो अपने अकॉर्डिंग बना के यहाँ पर गए थे, उसी के अकॉर्डिंग जो हम आज जितने भी सेक्शन यूज करते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग तय किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम आईपीसी धारा की बात करें, उस प्रकार से आपका इनका होता है सीआरपीसी धारा, जो आपके आर्मी वालों के लिए होता है, उनका अलग होता है, हमारे इंडियन के लिए अलग होते हैं, सबसे अलग अलग है। जिनको अगर आगे पढ़ना होगा उनको मैं सब चीज़ें बता दूंगा कि आईपीसी धारा क्या होती है। ठीक, आर्मी के लिए अलग से आईपीसी सेक्शन क्यों बनाए गए हैं। ठीक, जो इंडियन लॉ होते हैं वो जो हमारे पर लागू होगा ना कानून, वो आर्मी के जवानों पे लागू नहीं होता, उनके लिए अलग से उनका मार्शल कोड होता है। जिनमें आपके 22 भाग जो है चैप्टर है, उनमें से मुख्य जो चैप्टर होते हैं उन्हीं को मैं रखा है। ऐसा है कि बहुत सारे आपके 22 भाग में सब कुछ तो पढ़ना नहीं होता, वही पढ़ना होता है जो एग्जाम से रिलेटेड है। इनमें मैंने आपको आर्टिकल भी दिया हुआ है, तो इनमें आर्टिकल थोड़ा बहुत आपको याद करना होगा कि किस आर्टिकल से कितने में कितने जो है चैप्टर को रखा गया है। इससे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़ेगी। और जिससे भी पता चलता है कि जो आर्टिकल है, जो भाग है, ये कई बार पूछता है कि किस भाग में क्या दिया गया है। भाग 1, चैप्टर 1, चैप्टर 2 क्या दिया गया है, इसमें आपको रखना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला भाग आपका है, फर्स्ट चैप्टर आपका, जो उसमें कहता है संघ एवं राज्य। इंडिया क्या है? एक यूनियन स्टेट है। तो भारत क्या है? संघ और राज्यों का मिक्सचर है। ठीक, यहाँ पे 2 तरह की शासन व्यवस्था है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार में आपका पीएम मोदी जी राज करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में सीएम राज करते हैं। ठीक है। संघ और राज्य, जो आर्टिकल है वो 1 से 4 में, एक कहता है कि भारत क्या है? एक राज्य है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत एक राज्य है। इस प्रकार से भाग 1 क्या है? संघ और राज्य है। और आर्टिकल 1 क्या है? भारत एक राज्य है। आपके क्वेश्चन में मैंने दिया था। 1 से 4 में क्या है? संघ और राज्य। सेकंड कहता है 2 में आपका नागरिकता है। हम इंडियन सिटीजन है, हमारे पास नागरिकता है। वो किस चैप्टर में है? तो भाग 2 में है। वो किस में है? अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया। कई बार पूछता है कि 5 नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद से किस में दिया गया है? तो 5 से 11, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में क्या आपका नागरिकता है। 1 से लेकर 4 क्या आपका भारत एक राज्य है। राज्य और संघ के बारे में बताया गया है। उस तरह से अगर चैप्टर पूछ दे, चैप्टर 1 क्या आपका? तो 1 आपका है यूनियन, संघ और राज्य है। और 2 क्या है? नागरिकता है, सिटीजनशिप। चैप्टर 3 कहता है फंडामेंटल राइट्स। भाग 3 जो है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वो क्या है? मौलिक अधिकार है। कितने कितने? 12 से 35। 12 और 35 में से हम पढ़ते क्या है? 14 से 32 तक, जो मूल हमारा अधिकार है। ठीक है। 6 मौलिक अधिकार आपके पास है, पढ़ा दिया था। समानता का, स्वतंत्रता का,
शोषण का, धार्मिक का, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इंग्लिश मीडियम वाले पता होगा, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स। ठीक, अनुच्छेद बता दिया आपको, 14 से 18 में ये है, 19 से 22 में ये दिया गया है, 23 से 24 में अगला है और 25 से 28 और फिर 29 से 30, 31 तो खत्म कर दिया गया है, 32 है। ठीक है, अगला आपका है भाग 4। भाग 4 जो है ये आपका है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक, अर्थात कोई भी राज्य जो है अपने अकॉर्डिंग जो है लॉ प्रोसेस करता है। ठीक है, जो आर्टिकल क्या दिया गया है आपके 36 से 51 में बताया गया, पंचायती राज व्यवस्था से लेकर के संघ कार्यपालिका, शांति व्यवस्था, ठीक, जितने भी आपके अलग अभिन्न अंग है जो राज्य द्वारा बनाए गए कानून होते हैं वो दिया गया है। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीएसपी कहते हैं इसे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा मौलिक अधिकार नहीं मिलता है तो हमें क्या मौलिक अधिकार लागू करने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं? हाँ, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमें नहीं मिलता है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि इसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि इसे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फॉलो बनाया गया है और ये इसे सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रखा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद किसमें है? 36 से 51। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद भाग 4A जो है कई बार पूछता है कि किस चैप्टर में मूल कर्तव्य को रखा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है। तो भाग 4A और अनुच्छेद 51A में रखा क्या गया है? मूल कर्तव्य, अर्थात भारतीय नागरिक के पास मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 11 है। आपकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ठीक, देश की रक्षा के लिए अपने जान का न्यौछावर करना, ठीक, पर्यावरण रक्षा करना, मिन रूप 5-6 याद कर लो। इसके बाद सरकारी संपत्ति को नुकसान न करना, वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय धरोहर को रक्षा करना। ठीक, इसके अलावा प्रत्येक माता पिता को यह दायित्व होना चाहिए कि वे बच्चे को 5वीं तक पढ़ाए, प्राथमिक की शिक्षा, एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा जो है वो दिलवाएं, ताकि देश हमारा शिक्षित हो। ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल 4A और अनुच्छेद 51A में। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? अब अगला कहता है भाग 5। भाग 5 आपका संघ है, यूनियन है। देश के हमारे यूनियन जिनमें आपका जितने भी मंत्रिमंडल होते हैं, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, उन सभी के बारे में बताया गया है, जिनमें 52 से लेकर के 51 में राष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, न्यायपालिका भी है, सब है ना। मैंने पढ़ा रखा था आपको, 52 से 61 में राष्ट्रपति दिया हुआ है। उसके बाद आपका 71 में आपका शायद 81-82 में आपका 79-81 में आपका लोकसभा, राज्यसभा है, फिर आपका प्रधानमंत्री भी है, फिर उपराष्ट्रपति भी है, फिर आपका 124 से लेकर 143 तक आपका जुडिशरी है। तो सब किसमें है? आपका भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में। ठीक, इसके बाद आपका है भाग 6। भाग 6 क्या कहता है? राज्य के अंदर सीएम काम करता है, राज्यपाल काम करता है। इसके अलावा उनके नीचे जितने मंत्रिमंडल होते हैं उनके बारे में बताया गया है। राज्यों के विशेष बारे में आर्टिकल 151 से 52 से 237 तक है। ठीक है, इनमें इतना पढ़ना है। तो राज्यों से आपसे पूछा नहीं जाएगा, पूछा किस जगह? तो ये मैं आपको मोस्टली पढ़ा रखा है, जो बच गया मैं अगली क्लास में इसको कवर करूंगा। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल जितने भी इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको नॉर्मली आप ऐसे याद कर लो। ठीक, निशास्त्र का मतलब होता है कि आपको प्राण और देह की स्वतंत्रता है, दैहिक स्वतंत्रता। ठीक, जीवन जीने का अधिकार आपके पास है, एक तरह से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपके पास है। और कई बार में आपातकाल के उपबंध इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इनमें इतना याद रखना है। 8वां आपका है भाग 8, संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र में क्या दिया गया है? 239 से 242, जिनमें आपका पंचायत समिति जो आपका भाग 9 में दिखाया गया मैं। ठीक है, भाग 8 में संघ राज्य, लेकिन भाग 9 वही कहता है कि राज्य के अंदर और संघ के अंदर जो है किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। एक तो आप जानते हैं कि राज्य के अंदर जो है लोकल गवर्नमेंट होते हैं, क्योंकि सरकार जो है अलग अलग कैटेगरी में अलग चीज़ों को बांट दिया गया है। जैसे कि हम राज्य में देखते हैं, राज्य के नीचे सीएम होता है, सबसे बड़ा पद सीएम होता है। सीएम के नीचे होता है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, और उसके बाद जो जितने भी होते हैं आपके वीडियो सीए होते हैं।
VDSO के नीचे आपके मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं। वो इस प्रकार से लोकल गवर्नमेंट को राज्य क्षेत्र में बांट दिया गया है, जो आर्टिकल 239 से 242 में दिया गया है। और वहीं नगर पालिका को भी स्थापित किया गया है। इसमें मैं दिखा गया, बता दिया आपको, भाग 9 में पंचायत समिति और नगर पालिका। दिल्ली में जैसे दिल्ली है, दिल्ली में क्या है, पंचायत है? नहीं है। यहाँ पे क्या है, नगर निगम है। नगर निगम है ना। अच्छा, तो नहीं है कि हम पंचायत, दिल्ली में पंचायत बैठते हैं, मुखिया बैठते हैं। मुखिया कहाँ, गांव जैसे इलाका में बैठते हैं। ठीक। इसके बाद भाग 10, भाग 10 कहता है ST और SC के लिए। ST SC के लिए उपवन दिया गया है, अर्थात इनके लिए जितने भी नियम कानून कायदे होते हैं, इनके आरक्षण व्यवस्था, इनका क्षेत्र होता है, इनके अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं, वो सब किस में दिया गया है, 10 में। ठीक है, भाग 10 है और अनुच्छेद 244। कोई दिक्कत है नहीं ना, कर लोगे। इसके बाद चैप्टर 11 कहता है संघ और राज्य के संबंध। संघ और राज्य का अपना एक दूसरे से संबंध किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक, उनकी शक्तियां कैसी है, सबसे अधिक पावर किसके पास है, कम शक्तियां किसके पास है, क्यों है, कहां पर दिया गया है। तो संघ और राज्य की शक्तियां जो है वो सब संविधान में निहित है। बेशक राज्य, संघ के पास जा सकती है और राज्य के पास शक्ति कम है। संघ मतलब केंद्र की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे सेंट्रल की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। अब इनमें ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 है। ठीक, 12 छोड़ना, 13 14 15 नहीं पढ़ना, 14 नहीं पढ़ना, 16 में नहीं पढ़ना, 19 में नहीं पढ़ना, 21 22 तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, पढ़ना क्या है, ये आर्टिकल 15 कहता है कि निर्वाचन का करने का अधिकार। निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन मतलब कोई व्यक्ति उम्मीदवार बनेगा, उसका नॉमिनेशन कैसे होगा, किस प्रकार चुनाव करवाया जाएगा। तो चुनाव आयोग की जितनी प्रक्रियाएं हैं वो इसमें दिया गया है आर्टिकल 324 से 329 तक, इसमें भाग 15 में। ठीक है, इसके बाद भाग 16 नहीं पढ़ना। 17 कहता है कि राजभाषा। मैंने बताया आपको कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, जिनमें 17 भाग कहता है कि भारत के अंदर 22 भाषाएं होनी चाहिए। आर्टिकल 243 से 251 के बीच में भाषाओं की मान्यता दी गई है। ठीक है, तो भाषा में हमें 22 भाषा याद करनी नहीं है। मेन हमारा जो हिंदी भाषा है और इसकी लिपि देवनागरी लिपि है, तो वो आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके बाद आपातकाल के उपबंध। आपातकाल 3 तरह के होते हैं, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 56 और 360। ठीक, तो 52, 152, 56 और नहीं 352, 56 और 60, 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। एक राष्ट्रपति शासन होता है, इसमें एक आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, जो आपके वित्तीय आपातकाल तब होता है जब आर्थिक व्यवस्था खराब है, श्रीलंका में लगा हुआ है। ठीक, और इसके अलावा एक आपातकाल ऐसा होता है जो देश में युद्ध छिड़ जाए, तो उस टाइम पे युद्ध के समय आपातकाल घोषणा करते हैं। और राष्ट्रपति शासन एक तरह से आपातकाल ही होता है, जो राज्य के अंदर लगाया जाता है। अगर किसी राज्य के अंदर सीएम का पद खत्म हो जाए, या अचानक सीएम की मौत हो जाए, या गठबंधन सरकार हो और सीएम को इस्तीफा देना पड़े, तो उस टाइम पे 6 महीने तक राष्ट्रपति उस राज्य का लीडर होता है और राष्ट्रपति उस राज्य की देखरेख करता है। ठीक, उस टाइम पे 6 महीने के अंदर अंदर उस राज्य में दोबारा चुनाव करवाया जाता है, जिसे हम मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति शासन में होता है। ठीक, जैसे कि दिल्ली में लगा था 2014 में, जब केजरीवाल जीत गया था और 3 महीने बाद रिटायर हो गया था वो, फिर दोबारा चुनाव हुआ था 6 महीने तक। महाराष्ट्र में हुआ था ऐसे ही। ठीक, गठबंधन सरकार थी बीजेपी की, एनडीए से मिला करके, और फिर जाकर क्या हुआ, शिवसेना से मिला करके फिर जाकर खत्म हो गया, फिर राष्ट्रपति शासन हो गया, फिर दोबारा चुनाव करवाया गया। इस तरह से बहुत सारे राज्यों में से एमपी में होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं, गुजरात में हुआ था। ठीक, बहुत दिन पहले। हाँ, तो वो सैनिक अलग होता है, सैनिक शासन अलग होता है, राष्ट्रपति शासन अलग होता है। ठीक, अब संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बताओ किस देश से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमारे देश में आपातकाल संविधान में चेंज करना, परिवर्तन करना। मैं बताया आपको था कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं। एक आपका आता है सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। दूसरा आपका विशेष बहुमत, और चौथा आपका राज्य द्वारा अनुमोदन। अब इन तीनों में अंतर क्या है। साधारण बहुमत जैसे किसी राज्य का नाम बदलना हो, राज्य के अंदर यूपी का नाम कुछ भी कर दो, वहां के सीएम के ऊपर है, या वहां के
लोगों के ऊपर है। तो सब राज्य का नाम बदलना सिंप्लीफिकेशन मेजोरिटी से जो है संविधान में चेंज करके राज्य का नाम बदल सकते हैं। विशेष बहुमत में ये होता है किसी राज्य को चेंज करना हो या मौलिक अधिकार में बदलाव करना हो तो विशेष बहुमत या राज्य द्वारा अनुमोदन। अगर 28 राज्य है उनमें 14 राज्य जो है हस्ताक्षर कर दिया किसी आर्टिकल को लेकर के तो उसमें बदलाव हो सकता है या कुछ चीज को नया जोड़ना हो। तो 3 प्रकार से संशोधन होते हैं, वो भी आर्टिकल 368 भाग 20 में दिया गया है। ठीक, तो संशोधन करने की प्रक्रिया जिसे हम एमेंडमेंट कहते हैं। जो एमेंडमेंट है वो किस भाग में है, चैप्टर में है, तो चैप्टर 20 और आर्टिकल 368 कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। क्लियर है, कर लोगे, ठीक है।